नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रंग पंचमी है और रंग पंचमी की प्रतिबद्ध क्लासेस की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हम आपके लिए महिला पर्यवेक्षक से संबंधित काफ़ी सारी क्लासेस लेके आए हैं और इसी के तहत आज की क्लास हमारी प्रबंध की गुण से संबंधित है और इसका वेटेज महिला पर्यवेक्षक में 45 अंकों का होता है। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सरल और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, तो जब भी मैं प्रश्न यहाँ पे दूंगा तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दे सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं। आपको ऑप्शन देना है, ए केवल संगठन और नियंत्रण, बी योजना बनाना, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण, सी केवल नेतृत्व करना और डी सामान्य प्रबंधकीय कार्य। तो इसका सही उत्तर आप देने की कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना बनाना। प्रबंधन की प्रक्रिया में योजना बनाना, संगठन निर्माण, स्टाफिंग और निर्देशन और नियंत्रण ये सब आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन का क्या अर्थ है। आपको ऑप्शन दिया है, ए केवल आदेश देना, बी परिकल्पना करना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना, सी केवल लेखा जोखा बनाना और डी बाजार में प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ होता है परिकल्पना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण स्थापित करना। अगला प्रश्न है, F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन की कला क्या है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए व्यापार करना, बी कार्यों को प्रभावी ढंग से करना, सी यह ज्ञात करना कि क्या करना है और कैसे करना है, और डी कर्मचारियों का प्रबंधन करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन का अर्थ होता है यह ज्ञात करना कि क्या करना है और कैसे करना है। अगला प्रश्न है, कुशलता का अर्थ क्या है। आपको ऑप्शन दिया है, ए उच्चतम लाभ प्राप्त करना, बी कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना, सी केवल कार्य पूरा करना और डी कर्मचारियों को सिखाना। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुशलता का तात्पर्य होता है कार्य को सही ढंग से कम समय पर करना, मतलब कार्य सही भी होना चाहिए और कार्य कम समय पर भी होना चाहिए। इसका मतलब आप कुशलता से कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रभावी ढंग से का क्या अभिप्राय है। तो आपको यहाँ पे प्रभावी ढंग से कार्य का क्या अभिप्राय है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कार्य को पूरा करना, बी कार्य को कुशलता से संपन्न करना, सी उद्देश्यों को प्राप्त करना और डी केवल प्रयास करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य को कुशलता से संपन्न करना ही प्रभावी ढंग का अभिप्राय होता है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन में आगत साधनों का क्या तात्पर्य है। तो आपको आगत साधनों का तात्पर्य बताना है। ऑप्शन ए है धन, माल, उपकरण और मानव संसाधन, बी समय और प्रयास, सी वित्तीय लाभ और डी बाजार में स्थिति। यहाँ पे आगत साधनों का तात्पर्य होगा जो साधन आप लगा रहे हैं प्रबंधन के दौरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धन, माल, उपकरण और मानव संसाधन ये सभी आगत साधनों में काउंट होते हैं। तो प्रबंधन में आगत साधन का तात्पर्य धन, माल, उपकरण और मानव संसाधन है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर के प्रबंधक किस कार्य पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है उच्च स्तर के प्रबंधक सबसे ज़्यादा किस समय को अपने समय का यूटिलाइज कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा समय कहाँ खर्च करते हैं। आपको ऑप्शन दिया है, ए स्टाफिंग में, बी नेतृत्व करने में, सी संगठन एवं नियोजन में और डी नियंत्रण करने में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगठन और नियंत्रण करने में उच्च स्तर के प्रबंधक कार्य करते हैं। मतलब इनके जो भी संगठन है उसको कैसे संगठित रखना है, उसमें कैसे नियोजन करना है, ये सब उच्च स्तर के प्रबंधकों का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, संगठन के विभिन्न प्रकार के लिए प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। आपको ऑप्शन दिया है, ए व्यवहारिक दृष्टिकोण से, बी लाभ या गैर लाभ होने के बावजूद, सी संगठनात्मक संरचना में विभिन्नता के कारण और डी कर्मचारियों की संख्या के कारण। तो इसमें पूछा है संगठन के विभिन्न प्रकारों के लिए प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों प्रबंधन की आवश्यकता होती है गैर लाभ या लाभ होने के बावजूद प्रबंधन होना जरूरी होता है। तो इसलिए संगठन में लाभ और गैर लाभ होने के बाद भी प्रबंधन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
किस लेखक ने प्रबंध की परिभाषा में आदेश देना शब्द का प्रयोग किया था? आपको ऑप्शन दिए हैं A. F. W. टेलर, बी. हेनरी फेयोल, सी. क्रिटनर और डी. पीटर ड्रकर। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेयोल। इन्होंने आदेश देना शब्द को गढ़ा था, यानी प्रबंधन में आदेश देना शब्द को बताया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रबंध में प्रभावपूर्णता और कार्यकुशलता का क्या संबंध है? अब इसमें प्रभावपूर्णता और कार्यकुशलता पूछा है, तो इनका क्या संबंध है बताना है। ऑप्शन ए है दोनों का कोई संबंध नहीं है, बी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सी केवल प्रभावपूर्णता महत्वपूर्ण है और डी केवल कार्यकुशलता महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी प्रभावपूर्णता भी होना चाहिए और कार्यकुशलता भी होना चाहिए, तो ही वो उच्च कैटेगरी का प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रबंध की विशेषताओं में कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों में आवश्यक है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए प्रबंध एक गतिशील कार्य है, बी प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, सी प्रबंध सर्वव्यापक है और डी प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध की विशेषताओं में एक विशेषता होती है जिसके अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है, यानी हर जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है और ये आवश्यक होता है किसी भी संगठन के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक संगठन का उद्देश्य किसमें स्पष्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए है जटिलता, बी अस्पष्टता, सी सरलता और स्पष्टता और डी है निरंतरता। तो संगठन का उद्देश्य बिल्कुल सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक संगठन का उद्देश्य सरलता और सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रबंध का कौन सा पहलू मानव संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है? तो इसमें प्रबंध का पहलू बताना है जो मानव संसाधनों से संबंधित है। ऑप्शन ए है परिचालन का प्रबंध, बी कार्य का प्रबंध, सी लोगों का प्रबंध, डी योजना बनाना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोगों का प्रबंध जो होता है मानव संसाधन के प्रबंधन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि प्रबंधक केवल प्रभावपूर्ण है लेकिन कौशल पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं? ऑप्शन दिया है, ए उच्च उत्पादकता, बी कम लागत पर उत्पादन, सी उच्च लागत पर उत्पादन और डी उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च लागत पर उत्पादन। प्रबंधक प्रभावपूर्ण है लेकिन कौशलों पर ध्यान नहीं देता है, तो उस कंडीशन में उसे खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है, यानी उसकी लागत ज़्यादा लग सकती है, इसलिए उसमें जो भी उत्पादन होगा वो उच्च लागत पर उत्पादन कहलाएगा। अगला परिणाम देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रबंध की जो प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है उसे क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए कार्य का प्रबंध, बी प्रबंध प्रक्रिया, सी परिचालन का प्रबंध और डी सामूहिक क्रिया। तो जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्रबंध की जो प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है उसे प्रबंध प्रक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधक को अपने प्रयासों में किस प्रकार ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन दिए हैं, ए केवल प्रभावतापूर्ण, बी केवल कार्यकुशलता, सी प्रभावतापूर्ण और कार्यकुशलता दोनों और डी किसी भी एक पर ध्यान। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावपूर्णता और कार्यकुशलता। कुछ देर पहले ही हमने सॉल्व किया है, ये दोनों प्रबंधन में एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए प्रभावपूर्णता और कार्यकुशलता दोनों पर ही प्रबंधक को ध्यान देना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध की विशेषता जिसमें संगठन के सदस्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है क्या है? ऑप्शन ए प्रबंध एक गतिशील कार्य है, बी प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, सी प्रबंध अमूर्त है, डी प्रबंध बहुआयामी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रबंध की उच्चतम उद्देश्यतापूर्ण का क्या अर्थ है? इसमें उच्चतम उद्देश्यतापूर्ण का अर्थ बताना, उद्देश्यपूर्णता का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है संगठन के उद्देश्य की स्पष्टता, बी कर्मचारियों की अधिकता, सी किसी एक व्यक्ति का कार्यबल और डी सीमित संसाधनों का उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध की उच्चतम उद्देश्यपूर्णता का अर्थ होता है संगठन के उद्देश्य की स्पष्टता। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रबंध का कौन सा पहलू उन समस्याओं का समाधान और निर्णय लेने से संबंधित है? उनकी समस्या और समाधान का निर्णय लेने से संबंधित कौन सा पहलू आएगा, बताएंगे आप। ऑप्शन ए है परिचालन का प्रबंध, बी कार्य का प्रबंध, सी लोगों का प्रबंध, डी प्रबंध की निरंतर प्रक्रिया। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें हम अटक जाते हैं। तो इसमें आप खुद ही इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका उत्तर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्य का प्रबंध। प्रबंध का जो पहलू है जिसे हम कार्य का प्रबंध बोलते हैं वह समस्याओं का समाधान और निर्णय लेने से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध कितनी प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्थिर प्रक्रिया, बी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सी केवल एक बार की प्रक्रिया, डी केवल प्रशासनिक प्रक्रिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रबंधन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध के लिए प्रभावपूर्णता और कुशलता का संतुलन क्यों आवश्यक है? आपको ऑप्शन दिया है ए केवल लागत कम करने के लिए, बी सभी कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए, सी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए और डी उच्च मुनाफा हासिल करने के लिए। इसमें पूछा है प्रबंध के लिए प्रभावपूर्णता और कुशलता का संतुलन क्यों जरूरी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए इनमें संतुलन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है। प्रबंध का कौन सा पक्ष मानव संसाधनों का प्रबंधन है? ऑप्शन ए परिचालन का प्रबंध, बी कार्य का प्रबंध, सी लोगों का प्रबंध, डी उद्देश्यों का प्रबंध। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रबंध का मानव पक्ष या मानव संसाधनों का प्रबंधन लोगों का प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के सामान्य कार्य कौन से? प्रबंध प्रक्रिया के सामान्य कार्य बताना है आपको। ऑप्शन दिया है ए निर्धारण, नियंत्रण, बजट बनाना, बी नियुक्तिकरण, आमदनी, खर्चीला कार्य, सी निर्णय लेना, योजना बनाना, निर्माण कार्य और डी उत्पादन, विपणन, बिक्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रबंध प्रक्रिया के सामान्य कार्य में निर्धारण करना होता है, नियंत्रण करना होता है, साथ ही बजट बनाना होता है। तो ये तीन चीज़ें प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध का एक सामूहिक कार्य का क्या अर्थ है? तो प्रबंध में सामूहिक कार्य का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति का प्रयास करना, बी समूह के भीतर संतुलन बनाना, सी सभी व्यक्तियों का संयुक्त प्रयास और डी व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति करना। तो दोस्तों यहाँ सामूहिक कार्य का अर्थ पूछा है तो ये होगा सभी व्यक्तियों का संयुक्त प्रयास करना। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी व्यक्ति एक साथ संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं और ये प्रबंध की लैंग्वेज में प्रबंध का सामूहिक कार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति का क्या अर्थ है? प्रबंध एक अमूर्त शक्ति, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, बी जो आसानी से देखी जा सकती है, सी जो केवल कागज पर होती है और डी जो केवल संगठनों में होती है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति होती है और इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। ये समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है। प्रबंध की बहुआयामी का क्या तात्पर्य है? तो प्रबंध में बहुआयामी का तात्पर्य बताना है। ऑप्शन ए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट होना, बी सरलता और स्पष्टता, सी एक ही प्रकार की गतिविधियां और डी जटिल क्रियाएं और उनका प्रबंधन। तो दोस्तों बहुआयामी का तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा जटिल क्रियाएं और उनका प्रबंधन। ये प्रबंध की बहुआयामी कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रबंध में उच्च कार्यकुशलता और उच्च प्रभावपूर्णता के लक्ष्यों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल उत्पादकता बढ़ाना, बी संगठन की सामर्थ्य को कम करना, सी सभी प्रबंधकों का साझा लक्ष्य होना और डी लागत को अव्यवस्थित करना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सभी प्रबंधकों का साझा लक्ष्य होना प्रबंध में उच्च कार्यकुशलता और उच्च प्रभावपूर्णता के लक्ष्यों के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रबंध को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों माना जाता है? आपको ऑप्शन दिया है ए क्योंकि यह किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, बी क्योंकि इसमें केवल एक प्रबंधक शामिल होता है, सी क्योंकि यह नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का संयोजन है और डी क्योंकि यह समय समय पर बदलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रबंधन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि यह नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का समायोजन होता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, यानी नियोजन भी होता है, संगठन भी होता है, निर्देशन भी होता है, नियंत्रण भी होता है उसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, कम संसाधनों से माल के उत्पादन का उदाहरण क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रभावपूर्णता की कमी, बी कार्यकुशलता की वृद्धि, सी उच्च लाभ और डी बाजार में सफल प्रवेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कम संसाधनों से माल के उत्पादन का मतलब होता है प्रभावपूर्णता की कमी, यानी प्रबंधक जो है प्रभावपूर्ण नहीं है, ज़्यादा नियोजन वो नहीं कर पा रहा है और कम संसाधनों से ही माल का उत्पादन कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रभावपूर्णता की कमी। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्यकुशलता और प्रभावपूर्णता के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है? आपको ऑप्शन दिया है, ए क्योंकि कार्यकुशलता से लागत में वृद्धि होती है, बी क्योंकि प्रभावपूर्णता कार्य को बिना किसी तीसरे पक्ष के पूरा करती है, सी क्योंकि दोनों को मिलाकर ही लक्ष्यों की सफल प्राप्ति होती है और डी क्योंकि कार्यकुशलता से कर्मचारी खुश रहते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यकुशलता और प्रभावपूर्णता के बीच संतुलन आवश्यक है क्योंकि दोनों मिलकर ही लक्ष्यों को सफल प्राप्ति करते हैं, इसलिए दोनों को ही प्रबंधन में एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था और प्रबंधन से रिलेटेड इसी तरह के प्रश्न लगभग आते हैं, तो इसे आप दोबारा से देख लें, अच्छे से इसका आंसर देने का प्रयास करें और हमारी अगली क्लास हम अति शीघ्र ही इसी से रिलेटेड आपको देंगे, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे और ये भी प्रबंधन वाले पार्ट के अंतर्गत ही आएगा। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।